सर काम नहीं गुड कर रहे क्या आफ्टरनून हम? क्लास। कल हमने बात की थी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर और आज हम टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को और आगे ले जाएंगे जितना हो सकता है उतना 10-15 मिनट। तो कल हमने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में तीन टाइप्स पढ़े थे जो बेसिक टाइप्स कहलाते हैं। एक मार्केट स्पेसिफिकेशन टाइप, मतलब जिसमें सिर्फ मार्केट का कॉन्ट्रैक्टिंग हो रहा है, हार्वेस्ट के पहले एग्रीमेंट हो गया है, दोनों पार्टीज कंडीशन से बंधी है, प्राइस, क्वालिटी, टाइमिंग ये सब पहले से तय है और उस चीज के बेसिस पे मार्केटिंग का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। दूसरा है रिसोर्स प्रोवाइडिंग, मतलब कि जो स्पॉन्सर है, जो खरीदना चाहता है प्रोडक्ट को, वो सिर्फ खरीदता नहीं है, वो अपने बीज वगैरह, इनपुट्स वगैरह भी दिलवाता है, एक्सटेंशन और एडवाइजरी सर्विसेज भी देता है, कई बार लोन भी प्रोवाइड करता है। किसके बदले? मार्केटिंग के बदले। और तीसरा है प्रोडक्शन मैनेजमेंट, मतलब कि फार्मर किसी एक तरीके की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी या मार्केटिंग अग्रीमेंट से बंधा होता है, बाध्य होता है। बाध्य होता है मतलब कि अगर मेरे को स्ट्रॉबेरी उगाना है, इस तरीके की उगाना है, बिना फर्टिलाइजर के उगाना है और इस क्वालिटी की चाहिए, तो मैं ये पूरी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फार्मर को दे दूंगा। और फार्मर सिर्फ इसको फॉलो करने के लिए बाध्य है, वो अपने मन से नहीं उगा सकता। और अगर क्वालिटी का प्रोडक्ट मेरे को मिलेगा जैसा मैं चाहता था, तो मैं उसको उससे खरीद लूंगा। ईटन और शीफर्ड ने 5 तरह के मॉडल्स दिए थे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के। हम उन 5 तरह के मॉडल्स को धीरे धीरे समझते हुए जाएंगे। पहला है सेंट्रलाइज्ड मॉडल, हिंदी में केंद्रीकृत मॉडल, मतलब कि एक केंद्र है, एक केंद्र बिंदु है, वो तुम्हारा स्पॉन्सर है। ये स्पॉन्सर बहुत सारे छोटे 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 फार्मर से प्रोडक्ट को हासिल करता है कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, उस प्रोडक्ट को प्रोसेस करता है और फिर उस प्रोसेस्ड प्रोडक्ट को मार्केट करता है। ध्यान रखना, सेंट्रलाइज्ड मॉडल में प्रोसेसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पेस हो जाता है, क्योंकि सिर्फ मार्केटिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। मैं सेब लेके उसका जैम बना के जैम बेच रहा हूँ, मैं टमाटर लेके उसका सॉस बना के सॉस बेच रहा हूँ। पर बेसिकली ये इस तरह के जो मॉडल्स हैं, ये ट्री क्रॉप्स, पोल्ट्री, डेयरी, हाई वैल्यू क्रॉप्स, ऐसे क्रॉप्स जिसकी प्रोसेसिंग से वैल्यू कई गुना बढ़ जाती है। प्रोडक्ट्स को बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ती है कई बार, जैसे कि चाय पत्ती, अ, या वेजिटेबल्स जिसको हम फ्रीज करके बेचते हैं, कैन करके बेचते हैं, अचार बना के बेचते हैं। इसको सेंट्रलाइज्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो केंद्र बिंदु है, ये पूरे मॉडल को एक सीध में कोऑर्डिनेट करता है, और इसलिए ये जो सीधा है, ये ऐसा सीधा है, इसलिए इसको वर्टिकल कोऑर्डिनेशन भी बोलते हैं। ऊपर वाला बता रहा है कि नीचे वालों को क्या करना है, इसलिए इसको बोलते हैं वर्टिकल कोऑर्डिनेशन। तो सेंट्रलाइज्ड मॉडल जो होता है वो वर्टिकली कोऑर्डिनेटेड होता है। और कोटा एलोकेशन होता है, कई बार कोटा एलोकेशन माने 10 टन तुम उगा के देना, 50 टन तुम उगा के देना, अपने अपने फार्म साइज के हिसाब से वो फार्मर्स में कोटा बांध देता है कि इतना कोटा तुम्हारा, उतना कोटा तुम्हारा। और ये जो पूरा प्रोडक्ट है, इसको बहुत टाइटली क्वालिटी कंट्रोल करके रखता है कि मेरे को इस क्वालिटी का चाहिए। क्वालिटी में बिल्कुल भी छूट नहीं रहती, क्योंकि स्पॉन्सर जो है वो सारी चीजों को वर्टिकली कोऑर्डिनेट कर रहा है। ये जो एक मॉडल है, ये एफएओ की कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग की एक बुक है, उससे निकाला है ये वाला डायग्राम। डायग्राम कहता है कि ऊपर में स्पॉन्सर्स है जो कि एक टीम को मैनेज कर रहा है। मैं जो टीम है वो टेक्निकल स्टाफ को मैनेज कर रही है, टेक्निकल स्टाफ प्रोजेक्ट को देख रही है, प्रोजेक्ट में क्या क्या चीजें हैं, कि किस तरह का प्रोडक्शन पैरामीटर रहेगा, मतलब क्या क्या चीजें रहेंगी पहले से पता है, क्लाइमेटिक फैक्टर्स किस तरह के होंगे, क्या ग्रीन हाउस वगैरह बनाना पड़ेगा, फार्मर्स का रिस्पॉन्स क्या है इस प्रोजेक्ट के लिए, क्वालिटी कैसी है, क्वालिटी को मैनेज कैसे किया जाए, टेक्नोलॉजी अच्छी है कि नहीं, फाइनेंशियल इंसेंटिव है कि नहीं, गवर्नमेंट सपोर्ट है कि नहीं, ये सब प्रोजेक्ट देखता है। इस प्रोजेक्ट को टेक्निकल स्टाफ देखता है और ये प्रोजेक्ट टीम फार्मर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाती है। दूसरा मॉडल है न्यूक्लियस स्टेट मॉडल, हिंदी में, ट्रांसलेटेड हिंदी में, नाभिक संपत्ति मॉडल। मतलब कि एक नाभि है, मतलब जो स्पॉन्सर है उसके पास एक नाभिक संपत्ति है, उसके पास एक सेंट्रल स्टेट है,
मतलब कि एक वेरिएशन है सेंट्रलाइज मॉडल का, जिसमें सेंट्रलाइज मॉडल में स्पॉन्सर्स के पास कोई जमीन नहीं रहती थी, पर इसमें स्पॉन्सर्स के पास एक खुद की भी जमीन है, जो कि काफी बड़ी है, ये इंश्योर करने के लिए कि जो भी उसको प्रोसेस करना है, ब्रीड करना, जो भी उसको प्रोसेस करना है, उसके लिए जो इनपुट्स चाहिए वो उसको एक मिनिमम क्वांटिटी में हर साल मिलते रहे। वो उसकी खुद की जमीन रहेगी तो वो थोड़ा ध्यान रख पाएगा कि चलो आज सबका फेल हो गया, पर मेरी प्रोसेसिंग के लिए मेरे पास मिनिमम जितना होना चाहिए उतना प्रोडक्ट है, क्योंकि वो मैंने खुद उगाया था। ब्रीडिंग, और कई बार ये सिर्फ प्रोसेसिंग के लिए नहीं होता, कई बार अगर बाकी आपका कॉर्पोरेट फार्मिंग अच्छा है तो ब्रीडिंग और रिसर्च के लिए सेंट्रल स्टेट का यूज किया जाता है। ज्यादातर इसको कॉमनवेल्थ कंट्रीज ने चालू किया था। कॉमनवेल्थ डेवलपमेंट सेंटर, सीडीसी करके, क्या बोलेंगे उसको, ब्रिटिश कंपनी, ब्रिटिश राज की एनजीओ टाइप की है, जो उन सारी कंट्रीज को जहाँ पे कभी ब्रिटिश का राज हुआ करता था वहां पे डेवलपमेंट के लिए सेंटर्स बनाती। उन्होंने इस पूरे मॉडल को बनाया था, चालू किया था एक्चुअली। और ज्यादातर ये तब होता है जब किसी तरह का रीसेटलमेंट करना पड़े, जैसे कि कहीं डैम बन रहा है और उन फार्मर्स को, वहां के रूरल लोगों को, ट्राइबल लोगों को कहीं रीसेटल करना है, तो उनको उस नई जगह पे काम देना होगा। तो ये जो सीडीसी टाइप के बड़े कॉरपोरेशन होते हैं, ये अपनी जमीन पे काम देते थे, उनको माइग्रेट होने में मदद करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाके वहां बसने में मदद करते थे। ज्यादातर ये भी ट्री क्रॉप्स के साथ होता है, पर फ्रेश वेजिटेबल्स या फल एक्सपोर्ट के लिए इन चीजों के साथ भी ज्यादा होता है। आज अगर हम सेंट्रल स्टेट मॉडल की बात करें तो द ग्रीन प्रोजेक्ट करके, द ग्रीन प्रोजेक्ट या द ग्रीन कंपनी, ऐसी ऐसा कुछ नाम है, हैदराबाद में एक कंपनी है जिसने, मतलब ऐसी 4-5 लोगों ने चालू किया था, अमीर लोग थे तो उनके पास बहुत बड़ा फार्म था, और उस फार्म को उन्होंने एक्सपोर्ट के लिए चालू किया, पर उनको समझ आया कि हम एक्सपोर्टर्स अगर बन जाए तो हमारे पास अ, हमारे पास ज्यादा क्वांटिटी में सामान आ सकता है। कोई रंग रंग लगा रहा है स्लाइड में। हम्म, हमारे पास ज्यादा क्वांटिटी में वो आ पाए, तो उन्होंने एक सेंट्रल स्टेट तो स्थापित किया, पर साथ ही साथ उन्होंने आसपास के जितने भी फार्मर्स थे उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट स्थापित कर लिया कि तुम घरकिन्स उगाओ, तुम ये फ्लावर उगाओ और तुम हमें दो, हम तुमसे अच्छे प्राइस में लेंगे और हम एक्सपोर्ट करेंगे। तो वो भी एक न्यूक्लियस स्टेट मॉडल ही है। ज्यादातर जो लोगों को हम रीसेटल करके या कहीं और से माइग्रेट करके अपने वहां बसने लाए हैं, उनकी जमीन नहीं है वो, और इसलिए एक टर्म आता है सैटेलाइट ग्रोवर्स। मतलब ये लोग सैटेलाइट टाइप के हैं जो आते हैं, ग्रो करते हैं और चले जाते हैं, और ये ज्यादातर इन्हीं पे फोकस रहता है। और क्योंकि न्यूक्लियस स्टेट खुद का रहता है, इसलिए जो प्रोडक्शन का सुपरविजन है वो ज्यादा होता है, ज्यादा अच्छे तरीके से स्पॉन्सर्स बता पाते हैं कि ये करना है और ये नहीं करना है। तीसरा है द मल्टी पार्टाइट मॉडल। मल्टी पार्टाइट मॉडल मतलब बहुविध मॉडल, जहाँ पे एक पार्टी नहीं, बहुत सारी पार्टी है, बहुत सारी पार्टीज हैं जो किसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मॉडल को चला रही है। ज्यादातर ये के गवर्नमेंट बॉडीज और प्राइवेट बॉडीज के बीच का पार्टनरशिप होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे। और इन लोग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करके अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से संबंध बना लेते हैं, तो कोई ऑर्गेनाइजेशन क्रेडिट देता है, कोई प्रोडक्शन फैसिलिटी देता है, कोई बीज देता है, अलग अलग आपस में सब अलग अलग कंपनीज है, पर पार्टनरशिप करके एक पूरा अम्ब्रेला स्ट्रक्चर बनाए हैं जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है फार्मर्स के साथ। चाइना में इस मॉडल का इस्तेमाल किया जा रहा था, और ये जो डायग्राम है आपके राइट हैंड साइड पे, ये चाइना वाला डायग्राम। तो चाइना में एक इंटरनेशनल कंपनी आई, उस इंटरनेशनल कंपनी ने एक वहाँ की लोकल कंपनी के साथ साठ गांठ बिठाई, पार्टनरशिप बिठाया। वो जो लोकल कंपनी है और जो इंटरनेशनल कंपनी है, उन्होंने मिलकर एक जॉइंट वेंचर बना दिया। अब ये जॉइंट वेंचर है जो प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग का ध्यान रख रहा है। जैसे कि कोई प्रोसेसिंग कंपनी है, मान लो कि
ये बाहर की कंपनी है जो सॉस बनाती है, ये घर की कंपनी है जो सॉस बनाती है, और जॉइंट वेंचर करके इन्होंने सॉस बनाने का वेंचर डाल दिया। जो प्रोविंशियल कंपनी है उसके अंदर आते हैं सारे काउंटी ब्रांचेस। काउंटी मतलब काउंटी कैसे समझे? काउंटी मतलब जो गांव और टाउन्स को, बड़े बड़े गांव और टाउन्स के एरिया को कोऑर्डिनेट करते हैं। जैसे राजनांदगांव काउंटी है एक तरह का, क्योंकि वो टाउन भी है पर आसपास के, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स भी है, इसलिए आसपास के गांवों को भी कंट्रोल करने की पावर रखता है। तो काउंटी ब्रांचेस, इस तरह के काउंटी ब्रांचेस प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहे हैं, और जॉइंट वेंचर भी प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहे हैं। यहाँ तक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है, यहाँ पे रिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है। जो प्रोजेक्ट टीम है वो विलेज कमिटीज के पास जाती है, और वहाँ फार्मर को सेलेक्ट करने की जिम्मेदारी विलेज कमिटीज को दे देती है। और विलेज कमिटीज फार्मर्स के साथ एक ओरल कॉन्ट्रैक्ट, एक इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट टाइप का बनाते हैं कि हाँ भाई तुमको इतना उगाना है, इतना करना है। चाइना में ये मॉडल इसलिए फेल हो गया इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए, क्योंकि यूं तो जॉइंट वेंचर रिस्पॉन्सिबल है, और जॉइंट वेंचर की बात माननी चाहिए फार्मर्स को एंड तक, कि कैसा करना है और कैसा नहीं करना है। पर काउंटी ब्रांचेस क्योंकि प्रोजेक्ट को साथ साथ में मैनेज कर रहे थे, तो ब्यूरोक्रेसी इतनी बड़ी हो गई कि काउंटी अपने हिसाब से जो उनके लिए अच्छा हो वही चीज फार्मर को करने बोलते थे, और फार्मर वही चीज करता था, जिससे कि जॉइंट वेंचर का कोई कंट्रोल नहीं रह गया था फार्मर्स के ऊपर, और ये पूरा उनका वेंचर फेल हो गया। कोलंबिया में एक फार्मर ने 1976 में सोचा कि मैं पैशन फ्रूट उगाऊंगा। पैशन फ्रूट आप लोग ने देखा होगा, अच्छा दिखता है, नहीं देखा होगा तो गूगल में सर्च मार के आज पैशन फ्रूट देखना। पैशन फ्रूट जो रहता है, पैशन फ्रूट का जो फार्मर था, उसने पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू सेंट्रल, उसने पहले सोचा कि मैं केंद्रीकृत मॉडल का यूज करता हूँ, सेंट्रलाइज मॉडल का यूज करता हूँ। पर सेंट्रलाइज मॉडल में उसको तकलीफ ये आई तो कि जो हमने फेलियर देखा था शुरू में, प्रॉब्लम्स देखे थे स्पॉन्सर्स कल के दिन में, तो लोग जो फार्मर्स हैं वो अपना पैशन फ्रूट इससे ज्यादा बाहर के बाजारों में बेच दे रहे थे, और इसका प्रोडक्शन कम होता जा रहा था, और वो इस चीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तो उसने उसको चेंज कर दिया मल्टी पार्टाइट मॉडल में, जिसमें उसने और दूसरी कंपनीज के साथ, एक मैनेजमेंट कंपनी के साथ पार्टनरशिप बिठा ली। और अब मैनेजमेंट कंपनी और विलेज एसोसिएशन, उसने बोला कि जो भी फार्मर्स मेरे अंदर आएंगे, मैं उन फार्मर से डील नहीं करूंगा, मैं विलेज एसोसिएशन से डील करूंगा, फार्मर के एसोसिएशन से। तो उसकी वजह से जो फार्मर एसोसिएशन, मैनेजमेंट कंपनी और इसके बीच जो कॉन्ट्रैक्ट बैठा वो मल्टी पार्टाइट मॉडल था। और क्योंकि एसोसिएशन के फार्मर्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो बाहर नहीं बेचेंगे क्योंकि उनको एसोसिएशन में रहना है, और इस तरीके से वो कंट्रोल स्थापित कर पाया और कोलंबिया में सक्सेसफुल। कोलंबिया एक और चीज के लिए फेमस है जो कि है कॉफी। सामान्य मॉडल, चौथा ईटन और शिफर्ट का क्लासिफिकेशन था इनफॉर्मल मॉडल। इनफॉर्मल मॉडल मतलब आप और मैं जैसे छोटी कंपनीज चलाएंगे, जो अकेले एंटरप्रेन्योर्स रहते हैं, अकेले उद्यमी रहते हैं, ये एक इनफॉर्मल प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं फार्मर के साथ, कि भैया तुम्हें को इतना उगा के देना, मैं इतना सुपर मार्केट वालों को जाके बेच दूँ। क्रॉप्स की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते फार्मर्स को, क्योंकि क्रॉप उगाना आता है, तो वो क्योंकि लोकल वेजिटेबल्स उगाने की बात करते हैं, ये बस उनसे क्रॉप लेते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, ग्रेड वगैरह करते हैं, पैकेज करते हैं, और लोकल मार्केट, ट्रेडर्स और सुपर मार्केट्स में भेज देते हैं। ज्यादातर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स इस तरह की कैटेगरी में आते हैं। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट मिनिमल है, क्योंकि तुमको कुछ बड़ी चीज नहीं करनी है, एक ग्रेडर रखना है और एक पैकेज मशीन रखनी है, सामान आएगा, ग्रेड करना है, पैकेज करना है, बस। और ये सबसे ज्यादा स्पेक्यूलेटिव फार्मिंग है, स्पेक्यूलेटिव मॉडल है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। स्पेक्यूलेटिव माने काल्पनिक, सब कल्पना के आधार पे है। कॉन्ट्रैक्ट इनफॉर्मल है, एंटरप्रेन्योर कभी भी भाग सकता है, फार्मर कभी भी डिफॉल्ट कर सकता है। स्मॉल का मतलब जो आ, अपने सुपरमार्केट्स हैं, वो कभी भी बोल सकते हैं कि हमको और माल नहीं चाहिए। तो ये सबसे ज्यादा काल्पनिक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मॉडल है, और इसलिए जो रिस्क है डिफॉल्ट होने का, वो प्रमोटर, स्पॉन्सर और फार्मर तीनों के पास है। अर्ली 1990 में श्रीलंका में एक कंपनी ने
जो गवर्नमेंट के द्वारा इंकरेज की गई थी, उसने गरकिन्स उगाने का सोचा। गरकिन्स माने कुकुम्बर, खीरा, खीरे का एक टाइप होता है। प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मटेरियल और एग्रोनॉमिक इनपुट और पोस्ट हार्वेस्ट और पैकेजिंग प्रैक्टिसेस, ये सारी जो चीजें थी, ये इस पर्टिकुलर कंपनी ने 15,000 घरों को दिया। 15,000 घरों को दिया, और वो 15,000 घरों के पास 0.1 हेक्टेयर से कम जमीन थी। कुछ 1980 में गरकिन्स का प्रोडक्शन जीरो था श्रीलंका में, और वो 1993 तक 12,000 टन हो गया, जो कि $7 मिलियन के बराबर है। और क्योंकि सारे के सारे फर्म्स जो थे वो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए नहीं थे, तो उन्होंने लोकल एजेंट्स का यूज करना चालू किया ताकि वो क्रॉप्स और फार्मर्स को मैनेज कर सके। उन्होंने कोई स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया, बहुत ही सामान्य मॉडल था। उन्होंने बस लोगों को बोला आप खीरा उगाओ, उन्होंने जाके दे दी अपनी सारी टेक्नोलॉजी। उन लोगों ने खीरा उगाया, कंपनी ने खीरा खरीदा, और खीरा जो 1980 में नील था, 1993 तक 12,000 टन का प्रोडक्शन था हर साल। और मैनेज करने के लिए इन एग्रीकल्चरल फार्म्स को उन्होंने लोकल एजेंट्स को हायर कर लिया, जो फार्मर्स को मैनेज करते हैं। और ये लोकल एजेंट का काम अब हम नेक्स्ट मॉडल में देखेंगे, जो कि है इंटरमीडिएरी मॉडल, मतलब कि अंतरिम मॉडल। मैं एक कंपनी वाला हूँ और मैं डायरेक्टली फार्मर्स को मैनेज नहीं कर सकता, पर मेरे को एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, तो मैं रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट किससे बनाऊंगा? मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट लोकल कंपनीज को या लोकल दलालों को, लोकल लोगों को ट्रांसफर कर दूंगा। ये दलाल किसी भी तरह के हो सकते हैं, ये कलेक्टर्स हो सकते हैं, ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, ये एनजीओ सेल्फ हेल्प ग्रुप वगैरह हो सकते हैं, स्व सहायता समूह टाइप का। इंटरमीडियरीज अपने तरह का कॉन्ट्रैक्ट बनाता है अपने सारे फार्मर्स के साथ, और इंटरमीडियरी डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट में रहता है मेन पेरेंट कंपनी के साथ। पेरेंट कंपनी, इंटरमीडियरी, फार्मर्स। तो इंटरमीडियरी जो है, क्योंकि ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहता है, तो ये क्या बोलते हैं, ये लिंक है फार्मर और पेरेंट कंपनी के बीच में। और इस लिंक की वजह से कई बार पेरेंट कंपनी और फार्मर कंपनी जो होती है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है। एक सेकंड। फार्मर कंपनी और फार्मर्स और पेरेंट कंपनी आपस में डिस्कनेक्ट हो जाती है, क्योंकि बीच में एक इंटरमीडियरी, कोई मध्यस्थता कर रहा है पेरेंट कंपनी और फार्मर्स के बीच में। इसलिए कई बार ये जो लिंक है वो टूट जाता है। तो इसके रिस्क क्या है कि कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं रहता, कि प्रोडक्शन बेस जो है उसका, उस पर कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं। जो पैसा वो फार्मर को देना चाहती है, हो सकता है जो मध्यस्थता कर रहा है वो ज्यादा कट खा ले, और इसीलिए कई बार प्रोडक्शन इरेगुलर हो जाता है और क्वालिटी पुअर हो जाती है। ये इंटरमीडियरी मॉडल के कुछ रिस्क, अंतरिम मॉडल के कुछ रिस्क। थाईलैंड में अंतरिम मॉडल की जो वेजिटेबल इंडस्ट्री थी नॉर्दर्न थाईलैंड में, उन्होंने मिडिलमैन और कॉन्ट्रैक्टर्स को डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि भैया तुम मेरे को इतना सोयाबीन ला के देना, तुम मेरे को इतना ग्रीन कॉर्न ला के देना, तुम इतना बेबी कॉर्न ला के देना। और इन कलेक्टर्स ने करीब 30,000 फार्मर्स के साथ एक इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट बनाया। बेसिकली ये पूरा प्रोडक्ट जापानीज मार्केट के लिए था, और हर कलेक्टर अपने जो 200-250 फार्मर्स है उनको कंट्रोल और सुपरवाइज करता था, सारी फील्ड एक्टिविटी को देखता था, प्रोडक्शन इनपुट्स देता था। जो स्पॉन्सर्स के एग्रोनॉमिस्ट थे वो इन कलेक्टर्स को सपोर्ट करते थे कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, प्रोडक्शन मेथड्स बताते थे। और इस तरीके का एक मॉडल थाईलैंड में स्थापित हुआ था। बहुत पहले की बात है, शायद 2000 के आसपास की बात। तो हमने 5 मॉडल कौन कौन से देखे? केंद्रीकृत मॉडल, नाभिक संपत्ति मॉडल, बहुविध मॉडल, मल्टीपार्टाइट मॉडल, सामान्य मॉडल, और इंटरमीडियरी मॉडल, जिसको हम ट्राईपार्टाइट भी बोल रहे हैं, क्योंकि 3 पार्टीज हैं इसमें, एक स्पॉन्सर्स, एक इंटरमीडियरी और एक फार्मर।
सेंट्रलाइज्ड मॉडल कोई भी कर सकता है, प्राइवेट कंपनी हो सकती है, स्टेट ओन्ड कंपनी हो सकती है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल अमूल है। अमूल ने जो कोऑपरेटिव स्थापित किए कि दूध हम लोगों से लेंगे, औरतों का कोटा बंधा रहता है कि इतना दूध हमको डेली चाहिए, और वो बस प्रोसेस करता है और उस प्रोसेस प्रोडक्ट को बेचता है, चाहे वो दूध पाउडर हो, चाहे वो पैकेज दूध हो, चाहे वो उसके तरह तरह के प्रोडक्ट हो। नाभिक संपत्ति मॉडल में हमने देखा कि जो सेंट्रलाइज मॉडल का एक वेरिएशन है, मतलब कि मैं केंद्र तो हूँ, पर केंद्र बिंदु होने के साथ साथ मेरे पास खुद की भी जमीन है, जिससे एक मिनिमम इनपुट जो मेरे को हर साल लगेगा उस पर मेरा कंट्रोल रहेगा। ये ज्यादातर उन जगहों पे होता है जहाँ पे हम माइग्रेशन या रीसेटलमेंट को प्रमोट कर रहे हैं या वहाँ पे हो रहा है और उनको सपोर्ट करना है उन लोगों को। बेसिकली ये बड़े बड़े फार्म्स होते हैं, बड़े बड़े स्टेट्स होते हैं, तो हाई वैल्यू क्रॉप्स में ज़्यादा होता है ये भी। जैसे कि एग्जांपल दिया इसमें ऑयल पाम का, जो पाम ऑयल होता है, जो सैंडलवुड ऑयल होता है, इन सब चीज़ों के लिए। पतंजलि अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से वो न्यूक्लियस स्टेट मॉडल के अंदर आएगा, क्योंकि उसका खुद का भी एक बहुत बड़ा स्टेट है, पर साथ ही साथ अब वो कॉन्ट्रैक्ट दूसरे फार्मर्स को भी देता है। तीसरा है मल्टी पार्टाइट मॉडल, बहुविध मॉडल, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है या प्राइवेट 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 पार्टनरशिप है, लैंड ओनर्स की पार्टनरशिप है, जो फार्मर कोऑपरेटिव्स के साथ है। बहुत बड़ा अप्रोच है, बहुत बड़ी ब्यूरोक्रेसी है, और अगर इसमें मैनेजमेंट अच्छा ना हो तो इसका फेल, मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन अच्छा ना हो तो फेल होना बहुत ही ज्यादा लाइकली। चौथा है इनफॉर्मल मॉडल, सामान्य मॉडल, मतलब कि जो हमारे जैसे लोकल एंटरप्रेन्योर्स है, स्मॉल कंपनीज है, फार्मर्स के कोऑपरेटिव्स हैं, ये डायरेक्ट ये एक तरह का इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। किसी तरह से फार्मिंग को डायरेक्ट नहीं करते हैं, बस सामानों को सोर्स करते हैं, ग्रेड करते हैं, पैकेज करते हैं और बेच देते हैं। इसमें सबसे ज्यादा रिस्क रहता है कि या तो फार्मर डिफॉल्ट मारेगा या तो एंटरप्रेन्योर डिफॉल्ट मारेगा। और पांचवा है अपना इंटरमीडियरी मॉडल, अंतरिम मॉडल, या तीन तीन लोगों का मॉडल। तीन लोग है इसमें, तीन पार्टीज है, प्राइवेट कंपनीज, इंटरमीडियरी, और साथ ही साथ इंटरमीडियरी प्राइवेट या गवर्नमेंट दोनों हो सकता है, बीच में एक इंटरमीडियरी है, मध्यस्थता करने वाला है, दलाल है, और उस दलाल के अंदर फार्मर्स है जो दलाल की बात सुन रहे हैं। और कई बार प्राइवेट कंपनीज इन कॉन्ट्रैक्टर्स की, इन कलेक्टर्स की मदद करता है अपनी तरफ से इनपुट और सर्विसेज दे। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करेंगे, क्योंकि इट्स अ लॉट टू टेक इन, और मैं चाहता हूँ आप धीरे धीरे चबा चबा के पढ़े इस पूरे सब्जेक्ट को। तो थैंक यू जो यूट्यूब में देख रहा है, कल फिर से आइएगा, कल फिर से देखेंगे।